हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। अपने लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर का रेट लॉ का इक्वेशन पढ़ा था और हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर को पढ़ा था। ओके, और अपने आज के क्लास में हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। हम पहले से पढ़े हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑफ इट्स रिएक्टेंट टर्म्स इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट है, हो सकता है एक से ज्यादा हो, 2 या 3 हो सकता है। ओके, लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का पावर 1 तब उसी के ऊपर ही वो डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, जैसे हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, A gives products। उस केस में रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? दैट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लिखा है मतलब टू द पावर 1 है। ओके, तो उसका ऑर्डर रहा 1। नेक्स्ट और एक रिएक्शन ले सकते हैं, A प्लस B gives products। ओके, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, तो क्या होना चाहिए? A के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, B के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम वो दोनों ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। ठीक है, सो यहाँ पे रेट क्या होगा? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रहेगा और K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रहेगा। कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, इसलिए हम उससे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एसएमएस में क्या हो रहा है? अभी हम क्या करेंगे? अभी इसी से ही हम उसका क्या करेंगे? रेट जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको कंसीडर करते हैं रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। रेट A का क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा? माइनस DA बाय DT। DA बाय DT होता है, हमें पता है। माइनस क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है, विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज करता है। सो माइनस DA बाय DT इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ओके, इट इम्प्लाइज, अभी हम क्या करेंगे? A टर्म को एक साइड में ले आएंगे, बाकी के सारे टर्म को अदर साइड में ले जाएंगे। सो D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू माइनस K इंटू DT। ओके, अभी हम क्या करेंगे? जैसे लास्ट क्लास में किया था, दोनों ही साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेटिंग both the sides, यहाँ पे DA बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, यहाँ पे माइनस K DT का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा? A नॉट से A तक होगा, यहाँ पे 0 से T तक होगा। जैसे लास्ट क्लास हमने बताया था, A नॉट क्या होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A होता है। ठीक है, और A क्या होता है? एट ए गिवन टाइम T, कुछ टाइम के बाद जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ होता है, जो प्रेजेंट है, वही होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बाई A का करेंगे तो ln A नॉट से A रहेगा, माइनस K T। इट इम्प्लाइज, ये क्या है? ln A बाय A नॉट इक्वल टू माइनस K T। ठीक है, इट इम्प्लाइज ln A माइनस ln A नॉट इक्वल टू माइनस K T। It implies ln A equal to ln A naught minus KT। ये है हमारा
इक्वेशन, डिराइव वाला इक्वेशन, जिसको हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लॉन में। अगर हम चाहें तो इसको लॉग बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे होगा? 2.303 लॉग ए इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट माइनस क्या लिखा है? के टी। अभी हम क्या करेंगे? दोनों साइड को 2.303 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकलेगा रिजल्ट? लॉग ए इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी बाय 2.303। ठीक है, ये दोनों ही इक्वेशन हमारा न्यूमेरिकल्स में यूज में आएगा। ओके, एसएमएस में क्या हो रहा है? नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो टर्म लिखा है, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, लॉन ए बाय ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, यहाँ से हम इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे लॉन है, सो a बाय ए नॉट इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो e टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा। इट इम्प्लाइज a इक्वल टू ए नॉट e टू द पावर माइनस के टी। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, आया समझ में क्या क्या हो रहा है? चलो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। हो गया, मिटाते हैं। यहाँ पे भी जहां पे भी ए है, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट देख के भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका कॉन्सेंट्रेशन ही है। लिख लो ना लिखो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पता है कि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या ए नॉट को ही ले रहे हैं। ठीक है, ओके, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिक्विडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लास्ट टाइम के जैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, वो ग्राफ में क्या रहेगा? अभी के लिए जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अगर हम यहाँ पे एक्स एक्स और वाई एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड एक्स एक्सिस में टाइम ले रहे हैं, तो हमें पता है क्या होना है, क्या होगा? विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये हो गया हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम ए नॉट लेंगे, वो विथ टाइम डिक्रीज करता है। ओके, और अभी हम क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएंगे विथ टाइम। यहाँ पे ले लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाई एक्सिस में, ओके, और टाइम लेंगे एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमें पता है प्रोडक्ट इनिशियली कुछ होता है क्या? नहीं होता। इनिशियली हम रिएक्टेंट लेते हैं, वो अंडर सुइटेबल कंडीशन अपने बीच रिएक्शन करते हैं। ठीक है, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इनिशियली प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है? 0 रहता है। तो ये स्टार्ट होगा, धीरे 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 इंक्रीज करेगा। ओके, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम का ग्राफ।
आया समझ में? चलो ग्राफ बना लो, फिर नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे। हो गया? मिटाते हैं। नेक्स्ट हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन रेट एंड टाइम। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे लिख देते हैं रेट y एक्सिस में, टाइम x एक्सिस में। रेट ऑफ द रिएक्शन विथ टाइम वो धीरे धीरे क्या होता है, वो रेट ऑफ द रिएक्शन पहले स्टार्ट होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन हम डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कर रहा है। इनिशियली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी ज्यादा रहता है। स्लोली स्लोली जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करेगा और उसके साथ रेट ऑफ द रिएक्शन भी डिक्रीज करेगा विथ टाइम। ओके, लिख लो इसको। हो गया? नेक्स्ट है यहीं पे कर लेते हैं, ये है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ। मिटा नहीं देते हैं, दो तो ग्राफ है इसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे जिसमें लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रहेगा और एक्स एक्सिस में टाइम रहेगा। और एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रहेगा वाई एक्सिस में, टाइम रहेगा एक्स एक्सिस में। दोनों ही केस में जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन में आता है। ठीक है, यहां से आएगा ऐसे, यहां से भी आएगा, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, मेरा थोड़ा इधर उधर हो रहा है। ओके, ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है, हमें इक्वेशन पता है ln a इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी पता है। हम इसके साथ वो रिएक्शन इक्वेशन को हम जब ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किसके साथ उसको इक्वेट करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। देखो y एक्सिस में ln a, ठीक है। ओके, इसको यहाँ पे लिखना था, देख लो y एक्सिस में ln a है, ये हमारा c है जो कि कांस्टेंट है क्योंकि a नॉट जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है, x एक्सिस में क्या है, टाइम है, तो ये हो गया हमारा y एक्सिस में, देखो ln a रहा, ये हो गया हमारा x एक्सिस का कोफिशिएंट क्या, टाइम, y इक्वल टू mx प्लस c रहता है ना, तो x तो हमें मिल गया, क्या है x एक्सिस में टाइम है, तो m क्या रहेगा यहाँ पे जो टर्म रहा माइनस k जो है वो है हमारा m, दैट इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है यहाँ पे स्लोप क्या निकलेगा, स्लोप तो tan थीटा से निकलता है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, देखो दिख रहा है क्या है, माइनस के। तो याद रखने का भी जरूरत नहीं है, वैसे भी आप लोग निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे हमने ln a लेके किया है, अभी उसको log में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 log a इक्वल टू 2.303 log a नॉट, नहीं सॉरी वही है 2.303 से डिवाइड करके लिखेंगे log a0 माइनस 2.303 ओके बाय t
माइनस के टी बाय 2.303। हमें पूरा इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करना है। अभी देखो ये आ गया हमारा y, कहाँ पे है, y एक्सिस में है। नेक्स्ट ये है कांस्टेंट, क्योंकि a नॉट है वो कांस्टेंट होता है। mx, x एक्सिस में कौन है, टाइम, ये हो गया हमारा x। x के साथ जो है वही m होता है, मतलब स्लोप। क्या हुआ, स्लोप, ये हो गया हमारा पूरा स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप जो है tan थीटा इक्वल टू कितना है, माइनस के बाय 2.303। ठीक है, माइनस के बाय 2.303 हो गया। थीटा क्या होता है, अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो जो एंगल बनाता है वही थीटा होता है। इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वही थीटा होता है। ये भी हमने लास्ट क्लास किया हुआ था। ठीक है, आए समझ में कौन सा ग्राफ क्या होता है। ओके, लिख लो। हो गया, बिठाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ के बारे में। ओके, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर में भी पढ़े थे, याद होगा क्या होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होता है, एक रिएक्शन हम जो पुश कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इनिशियली उसका कॉन्सेंट्रेशन जितना था, ठीक है, उसका एग्जैक्टली हाफ कॉन्सेंट्रेशन में पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है वही उसका टी हाफ होता है। ओके, और हम बोल सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन इक्वली हाफ कोशिश करेगा या फिर 50% कोशिश करेगा। ठीक है, उस टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं हाफ लाइफ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। ओके, अभी क्या करना है, लॉग क्या है, ए इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी बाय 2.303। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें t का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो नहीं, इसको लॉन वाला ही इक्वेशन लिख लेते हैं। लॉन a बाय a नॉट इक्वल टू के टी। सो t क्या हो रहा है, t हो रहा है 1 बाय के लॉन a बाय a नॉट, डेट इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग a बाय a नॉट। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें टी हाफ निकालना है। टी हाफ मतलब जितना था इनिशियली, ठीक है, उसका हाफ रहेगा। ओके, सो 2.303 बाय के लॉग ए मतलब अभी जो बचा हुआ है। ठीक है, क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है सॉरी ये ए नॉट है, ए नॉट ऊपर रहा, ए कितना बचा हुआ है, 50% कंप्लीट हो गया। 50% कंप्लीट हो गया मतलब ए नॉट था, अभी कितना है, ए नॉट बाय 2, ए नॉट बाय 2 डेट इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग 2। ओके, 2.303 बाय के लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.301, दैट इज इक्वल टू 0.693 बाय के। वो क्या होता है, टी हाफ का वैल्यू होता है 0.693 बाय के।
ओके, आया समझ में। अभी जो भी डाटा गिवन रहेगा कुछ भी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ के का वैल्यू चाहिए। के का वैल्यू पता रहेगा तो हम किसी भी एक रिएक्शन का टी हाफ का वैल्यू और हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो। हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा अगर हम ग्राफ बनाएंगे बिटवीन टी हाफ एंड कॉन्सेंट्रेशन, तो ग्राफ कैसा आएगा? हमने क्या देखा? टी हाफ फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है 0.693 बाय के। ओके, यहाँ पे कहीं पे ए टर्म है क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टर्म है क्या? नहीं है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड जो है वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डिपेंड नहीं करता तो कॉन्सेंट्रेशन जितना भी चेंज हो टी हाफ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल ही रहेगा। इसलिए इसका जो ग्राफ है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में आएगा। हो गया, बना लो। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है ना, इक्वल परसेंटेज ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल में इक्वल परसेंट का ड्रॉप होता है, मतलब रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, देखो जैसे सपोज यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो देखो सपोज यहां से यहां आया, रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो 0% कंप्लीट हुआ है, अभी 50% कंप्लीट हुआ है। सो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 100% था, वो भी आधा हुआ है। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, देखो जैसे ये था 50% कंप्लीशन, कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 100 था, अभी कॉन्सेंट्रेशन हुआ 50, तो 100 से 50 आने में टाइम लगेगा सब टी। ओके, आधा हो रहा है, टाइम लगेगा टी। अभी और आधा होगा, 50 से 25 बनेगा। ठीक है, अभी और टी हाफ टाइम लगेगा। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन जो आधा होता है उसी को हम टी हाफ बोलते हैं। और 100 से 50 होने में सपोज टी लग रहा है, 50 से 25 होने में अगेन टी लगेगा, 25 से 12.5 ये भी इनिशियल अमाउंट का आधा हो रहा है। मान लो सपोज यहाँ से स्टार्ट नहीं करके यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इनिशियल अमाउंट का आधा हो रहा है, यहाँ पे और टी टाइम लग रहा है। 12.5 से फिर आधा होगा, मतलब सपोज 6.25 होगा, तो और उतना टाइम लगेगा और टी टाइम लगेगा। मतलब ये यहाँ तक आएगा तो इसको भी हम टी हाफ बोलेंगे क्योंकि हाफ हो रहा है। ये यहाँ आएगा, इसको भी हम टी हाफ बोलेंगे क्योंकि जो इनिशियल अमाउंट है रिएक्टेंट का उसका वो हाफ हो रहा है। मतलब ऐसे कम होता होता जाएगा। जो जीरो ऑर्डर में नहीं था, जीरो ऑर्डर में अलग था। ठीक है, इक्वल अमाउंट ड्रॉप से इक्वल इंटरवल होता था, यहाँ पे इक्वल परसेंटेज 100 से 50 टी हाफ लगा, 50 से 25 टी हाफ, 25 से 12.5 टी हाफ, ऐसे जो है वो होता रहता है। ओके, आज समझ में क्या हो रहा है? इसके हिसाब से अगर हम हमारे पास जो इक्वेशन प्रेजेंट है उसमें अगर वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो भी हमें पता चलेगा। एग्जाम के लिए शॉर्टकट बता रहे हैं, T75 मतलब 75% कंप्लीशन होने के लिए, एक रिएक्शन 75% कंप्लीट होने के लिए T75 जो है वो 2 into टी हाफ होता है। देखने से भी पता चलेगा। ठीक है, ये 50% कंप्लीट हुआ, ये
और 25% कंप्लीट हुआ, 75% कंप्लीट हो गया। ठीक है, टी हाफ था, फिर से टी हाफ, 2 इंटू टी हाफ। ओके, तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करता है। ठीक है, इस तरह अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, शॉर्टकट है बोल रहे हैं, निकाल भी सकते हो। टी 99.9 मतलब कोई भी एक रिएक्शन 99.9% कंप्लीशन होने में इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना टाइम लगता है? 10 इंटू टी हाफ टाइम लगता है। ओके, वो जो लॉन ए नॉट माइनस ए जो था वहां पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है तो इसका हम शॉर्टकट लिखा दिए। ठीक है, तो लिख लो इसे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट, सपोज हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता। व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट नोन, जब हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का नहीं पता, उस केस में सपोज C नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आफ्टर टाइम T1 कॉन्सेंट्रेशन है C1, आफ्टर टाइम T2 मतलब स्टार्टिंग से T2, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है C2। ओके, उस केस में हम K का वैल्यू कैसे निकालेंगे? उस केस में K इक्वल टू 2.303 बाय T2 माइनस T1 लॉग C1 बाय C2, ये और एक फॉर्मूला है। ओके, T2 होता है C2 तक पहुंचने में टाइम, C1 होता है T1 होता है C1 कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचने में टाइम। इनिशियल जिसको हमने C नॉट मान लिया है वो हमें नहीं पता, बट हमें रिएक्शन का और K का वैल्यू पूछा है, तो हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला 2.303 बाय T2 माइनस T1 लॉग C1 बाय C2, ये भी हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इन सब का डेरिवेशन हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम जस्ट फॉर्मूला लिखा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स आएगा, फॉर्मूला को पुट करो, आंसर निकालो। ओके, चलो लिखो। हो गया, नेक्स्ट, अभी हम और एक केस देखेंगे, गैस फेज रिएक्शन। ओके, रिएक्शन कर रहे हैं गैस फेज में, A गिव्स B प्लस C, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है सारे गैसेस है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनिशियली व्हेन T इक्वल टू 0 हम यहाँ पे A का प्रेशर ले लेंगे, P नॉट लेते हैं। ठीक है, ओके, इनिशियल प्रेशर है P नॉट लेते हैं। आफ्टर सर्टेन टाइम T, उस टाइम में रिएक्शन कुछ प्रोसीड हो गया होगा, A से कुछ अमाउंट B और C बन गया होगा। ओके, तो सपोज P नॉट से P अमाउंट ऑफ प्रेशर कम हो गया है, तो यहाँ पे कितना बचा? P नॉट माइनस P बचा। ठीक है, P नॉट है P अमाउंट प्रेशर का ड्रॉप हुआ है, एक के तरफ से P अमाउंट प्रेशर का ड्रॉप हुआ है। नेक्स्ट, अभी B और C भी थोड़े थोड़े अमाउंट में बन गए होंगे। अभी देखो, व्हेन 1 मोल ऑफ A क्या होता है? डिसोशिएट होता है, तब 1 मोल ऑफ B का फॉर्मेशन होता है, 1 मोल ऑफ C का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे P प्रेशर ड्रॉप हुआ है, मतलब 1 यूज होता है तो 1 इसका बनता है, 1 इसका बनता है। P कम हुआ है मतलब P अमाउंट ऑफ प्रेशर B का बनेगा, P अमाउंट ऑफ प्रेशर C का बनेगा। इसको हम आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th में कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया ऐसे। सो अभी हमें क्या करना है? अभी भी
a का वैल्यू जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। 2.303 बाय t log a0 बाय a। तो देखो ये हम एक चीज समझाने के लिए बोल रहे हैं, इसका जनरल फॉर्मूला नहीं है, प्रेशर का जनरल फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन रहेगा उसी के ऊपर प्रेशर का इक्वेशन जो है डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन का सेम है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसी भी एक रिएक्टेंट के ऊपर हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन प्रेशर का जो नॉर्मल इक्वेशन रहेगा उसी के हिसाब से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दिखा देते हैं। जनरल फॉर्मूला नहीं है, न्यूमेरिकल्स आएगा तो भी उसी हिसाब से डिराइव करके निकालना पड़ेगा, ओके। तो ये होता है हमारा a0 बाय a, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय t log a0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट कितना था, P0 बाय a क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो है, ठीक है, आफ्टर टाइम t कितना प्रेशर है वो ही रहेगा। प्रेशर कितना है देखो, अभी P0 माइनस P है और यहाँ पे एक P है, यहाँ पे एक P है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फाइनली जो भी हमारा वैल्यू निकलेगा उसी को हम लिख लेंगे। ठीक है, ये है हमारा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से प्रेशर जो बाकी बचा हुआ है। समझ में? तो ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, जो रहेगा उसी के हिसाब से हम निकालेंगे, ठीक है। लिख लो इसे। हो गया, मिटाते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्लास में ये फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन जो हमने डिराइव किया है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसके ऊपर बेस्ड करके कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे, ओके। तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो, ओके।